बायोमोलिक्यूल्स। ORM3, ORM4, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एरोमेटिक में फिनॉल और बायोमोलिक्यूल्स। सिलेबस ऑफ बोर्ड फर्स्ट टर्म। अभी तक आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है क्या आप लोगों ने? दिवाली से पहले ही बोल दिया था मैंने एनसीईआरटी पढ़ लेना। ये सब बोर्ड में आ रहा है। जेई में सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड बच रहा है, वो मैं बोर्ड के बाद बता दूँ। बायोमोलिक्यूल्स तो अभी खत्म कर देते हैं। ध्यान दीजिए, बायोमोलिक्यूल्स में पहले मैं अपना समझाने का पोर्शन बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम ग्लूकोज की बात करते हैं, हम ध्यान से सुनते जाना। ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो होता है वही होता है CHO। कायरल सेंटर जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाने पड़ेंगे। HOH OH H H OH H OH और CH2OH, इसको बोलते हैं हम डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसको? डी ग्लूकोज। और जब आप इसके एक्वस सॉल्यूशन को लेते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर में मिलता है। यहाँ पे मैं आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना ही सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेनली जो कार्बोहाइड्रेट में पूछा जाता है ना, जो क्वेश्चंस आते हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में से ही पूछे जाते हैं ना। तो ध्यान दो, होता क्या है, मैं इस CHO को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो ये 5 नंबर का एल्कोहल होता है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा। ओवरऑल 6 कार्बन एटम है। तो यहाँ पे ये वाला जो होता है ना, ये इस पर अटैक करता है, ये इस पर अटैक करेगा तो ये ऊपर जाएगा। तो बेटा क्या बनेगा, हमें मिलेगा क्या, HOH OH HOH COH और ये इसके साथ जुड़ जाता है O। ये O ने इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड ऊपर गया तो ये O माइनस में कन्वर्ट हुआ, ये H निकला, इसके साथ जुड़ गया OH। या तो हमें ये मिल सकता है या फिर ऐसा हो सकता है CHOH HOH OHH HOH O CH2OH। दोनों में अंतर क्या है? देखो ये भी एक कायरल सेंटर है, तो एक बार मैंने OH इधर लिख लिया और एक बार OH मैंने यहाँ लिख लिया, दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी, इसलिए मैं दोनों पॉसिबिलिटीज को लिख रहा हूँ। अब क्या किया मैंने, सर ये जो कायरल सेंटर है इसमें ऊपर वाली वैलेंसी को फिक्स कर दिया, इस वाली वैलेंसी को उधर ले आया, इस वाली वैलेंसी को उधर ले गया और इस वाली वैलेंसी को उधर ले आया। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ वैसे इसमें, ये इधर ले गया, ये इधर ले आया और ये इधर ले आया। तो बेटा क्या बनेगा, मैं इससे बनेगा हमें ये, इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, COH HOH और इधर क्या किया हमने, H इधर आ गया
CH2OH यहाँ आ गया और O इधर आ गया। ऐसे ही इसमें इसको इससे क्या बनेगा, में से बनेगा COHH HOH OHH HOH H सही है। अब क्या लगता है, देखो अब ये हुआ क्या, देखो ये 6 मेंबर रिंग बन गई। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा O। ये 6 मेंबर रिंग बन गई जिसमें H राइट की साइड है, ये सब राइट की साइड है। यदि इस रिंग को मैं इस साइड पलट दूं, ध्यान से सुनना, ये इस तरह से रिंग बन गई है। यदि मैं इसको इस साइड गिरा दूं तो जो ये H आ रहा है और ये जो OH आ रहा है, तो H नीचे जाएगा और OH ऊपर आएगा। देखो बना के दिखाता हूँ फिर क्लियर होगा। यदि इस रिंग को मैं नीचे गिरा दूं तो देखो मैं 6 मेंबर रिंग बनाता हूँ, ये बन गई 6 मेंबर रिंग। इसमें ये वाला कार्बन पहला है तो बेटा H नीचे आएगा, OH ऊपर आएगा। दूसरे वाले में OH नीचे आएगा, H ऊपर आएगा। तीसरे वाले में H नीचे आएगा, OH ऊपर आएगा। ये वाले सब नीचे आएंगे। इधर OH नीचे आएगा, H ऊपर आएगा। और इधर H नीचे आएगा, CH2OH ऊपर आएगा। अब ध्यान देना, यदि CH2OH और पहले कार्बन का OH एक ही साइड आते हैं तो इसको बोलते हैं हम बीटा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज। डी तो है ही है ऑलरेडी, पर डी में भी ये दो तरह का होता है, एक अल्फा और एक बीटा। जब हम इस वाले को नीचे गिराएंगे तो इस वाले से जो हमें मिलेगा स्ट्रक्चर, इससे तो ये बना, इस वाले से जो मिलेगा वो हमें ये मिलेगा। HOH HOH, देखो इसमें OH नीचे आएगा है ना, OH H OH H और CH2OH H। अब यहाँ पे यदि आप देखो तो ये OH और ये OH अपोजिट है। जब अपोजिट होंगे बेटा तो इसको हम बोलेंगे क्या, अल्फा डी ग्लूकोज। यही तरीका है पहचानने का। टीचर्स ये बता देते हैं कि OH ऊपर हुआ तो इसको हम बीटा बोलेंगे, ये OH नीचे हुआ तो इसको हम अल्फा बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये OH और ये वाला CH2OH अपोजिट होंगे तभी इसको अल्फा बोलेंगे। ये OH और ये OH एक साथ होंगे तो इसको बीटा बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अभी तो मैंने इस रिंग को इधर पलटा है। यदि इस रिंग को मैं इधर पलट देता ना तो ये OH डेफिनेटली नीचे आता और ये CH2OH भी नीचे आता। नहीं समझे, पहले इसे बना लो फिर समझा। कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, यही पूरे बायोमोलिक्यूल्स की जान है। हाँ, किसी भी तरफ गिरा सकते हैं, पर जनरली आपको ये वाले स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए हैं ये स्ट्रक्चर मिलेंगे। हाँ, ये फर्स्ट कार्बन के OH को ही देखेंगे, इसी को देखेंगे 1 वाले को। जो कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा होगा ना उसी कार्बन की OH को देखेंगे।
किसी को डाउट हो तो पूछ लेना भाई। बेटा ये मैंने बताया था ना कि यदि हम किसी एक काइरल सेंटर में किसी एक वैलेंसी को फिक्स कर लेते हैं तो बाकी 3 वैलेंसीज को यदि हम शिफ्ट करते हैं, रोटेट करते हैं, तो काइरल सेंटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ऐसा किया। हाँ? चलिए ध्यान दीजिए। अब देखो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, ये इक्विवेलेंट है इसके भी, हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं। ध्यान से देखना। तो यदि मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो इसको मतलब इसमें इसको मैंने इस तरह से पलट दिया है, इस तरह से पलटूंगा तो बेटा ये जो फर्स्ट कार्बन का OH था वो इधर आ जाएगा। तो कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ नंबरिंग करता हूँ, देखो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये छठा।
तो इसमें देखो, यदि आप देखो तो ये OH नीचे आ रहा है, इसमें OH ऊपर है, तो ओनली OH के टर्म्स पे हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये अल्फा या बीटा है। हम इस OH को इस CH2OH के रेस्पेक्ट में देखेंगे। यदि ये दोनों सेम साइड होंगे तो ये बीटा होगा, और ये जो दोनों अपोजिट होंगे तो ये क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसको हम पायरानोज, अब 2-3 पॉइंट्स और बोलता हूँ सर, इनको हम पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं। ये पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। क्यों पायरानोज स्ट्रक्चर क्यों बोला मैं, क्योंकि ये पायरान जैसा है। जो पायरान होता है ना, वो ये होता है, 6 मेंबर रिंग होती है, इसको हम पायरान बोलते हैं। ये पायरान से मैच कर रहा है, इसलिए इसको हम पायरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर मतलब वो आपसे साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये पायरानोज स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, क्या इस ग्लूकोज में आपको हेमी एसिटल लिंकेज मिल रहा है? मैं यस, मैं ये वाला जो है ना, ये हेमी एसिटल है। इसमें ये वाला हेमी एसिटल। ठीक है, नोट कर लो इन सब चीजों को। अब एसिटल और हेमी एसिटल क्या होता है, ये मैं नेक्स्ट पेज पे बता दे रहा हूँ। बेटा इसको घुमा दिया ना, ये पूरा का पूरा इस तरह से रोटेट कर दिया जी। OH जो था वो इस साइड आ जाएगा, ये O इस साइड आ जाएगा, पलट दिया, पलट। हो गया, डन। कोई रह रहा है, चलूं आगे? चलिए नेक्स्ट, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। एक ही कार्बन पे यदि दो OH, दो O, एक OH एक OR हो तो इसको बोलते हैं हम हेमी एसिटल। वैसे तो ये मैंने हाइड्रोलिसिस में पढ़ाया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल और हाइड्रोलिसिस ऑफ हेमी एसिटल दोनों पढ़ाया है। ये है हेमी एसिटल, ये है एसिटल। यदि एक ही कार्बन पर दो OR होते हैं तो ये एसिटल होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, ये वाला कार्बन है, इस पे एक OH है और एक OR है, तो ये हेमी एसिटल है। पायरानोज स्ट्रक्चर दोनों ही कहलाएंगे, अल्फा भी कहलाएगा पैरानोज स्ट्रक्चर और बीटा भी कहलाएगा पैरानोज स्ट्रक्चर, बोथ आर पैरानोज स्ट्रक्चर्स। चलो नेक्स्ट वन, ये हो गया ग्लूकोज। ऐसे ही दूसरा स्ट्रक्चर फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज ही होता है CH2OH CO
OHH, HOH, HOH, CH2OH, ये फ्रक्टोज है, डी फ्रक्टोज। इसमें ये जो लोन पेयर होता है ऑक्सीजन, ये इस पर अटैक करता है, तो क्या बनेगा जब ये इस पर अटैक करेगा, में ये इधर आएगा, तो C, जो ये O माइनस बनेगा ये OH में कन्वर्ट हुआ, OH, CH2OH, एक पॉसिबिलिटी। ये वाला सेम रहेगा OHH, ये वाला भी सेम रहेगा HOH, और इस वाले ने तो O दिया ही है तो ये इसके साथ रिंग बना लेगा और ये CH2OH हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, C, हो सकता है CH2OH यहाँ आ जाए, OH यहाँ आ जाए, अब H, OH, OH, H, H, O, CH2OH। सही है भाई, क्या लगता है? ऐसा अब वही तरीका करेंगे, रोटेट करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, क्या बनेगा जब हम ऐसा करेंगे? इसमें भी अब एक सी तरीके, यदि ग्लूकोज समझ में आ गया तो ये सब अब आसानी से आ जाएंगे। क्या बनेगा? ऐसे बनेगा C, इन पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, CH2OH, OH, H, OH, H, OH, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा CH2OH, और यहाँ पे आ जाएगा O इन द सेम वे। यहाँ क्या होगा, C, OH, CH2OH, H, OH, H, OH, H, O, CH2OH। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया कुछ। अब इसको रिंग की फॉर्म में बना दो। अब यहाँ पे देखो तो 5 मेंबर रिंग ही बनेगी, क्यों? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, तो मैंने 5 मेंबर रिंग को ऐसा बना दिया। अब पहले कार्बन पे क्या लग रहा है, जब मैं इसको इस साइड पलटूंगा तो OH नीचे ऊपर आएगा, CH2OH नीचे आएगा, यदि ये नीचे आया तो ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, H, OH, OH, H, H, CH2OH। बेटा इसमें ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है, पर रिंग 5 मेंबर्ड ही बनेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये OH और ये OH एक ही साइड है, इसका मतलब इट इज बीटा फ्रक्टोज, बीटा डी। अल्फा बीटा पहचानने का तरीका वही है, इस वाले को बनाया मैंने, इस वाले को बनाऊंगा तो क्या बनेगा, इसमें OH नीचे आएगा, CH2OH ऊपर आएगा, बाकी सब कुछ तो वही रहेगा, H, OH, H, OH, CH2OH और H। यहाँ पे CH2OH और OH अपोजिट साइड है, दैट इज अल्फा डी फ्रक्टोज। इसमें नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इनको बोलते हैं फीरानोज स्ट्रक्चर। क्यों फीरानोज स्ट्रक्चर क्यों है ये?
क्योंकि ये फीरान से मिल रहा है। अब आपको पता है फीरान ये होता है, इससे मैच कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फीरानोज। तो ग्लूकोज का होता है पायरानोज स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज का होता है फीरानोज स्ट्रक्चर। अब इसको भी पलट सकते हैं। देखो इस वाले को फीरानोज में हटा दे रहा हूँ, नीचे लिख देता है, इन दोनों को बोलते हैं हम फीरानोज स्ट्रक्चर। हमारे कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए बोल इतने सारे स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ मैं। तो इसको मैं और कर सकता हूँ, इसको मैं ये भी बना सकता हूँ। ओ, इसको पलट दिया, पलटने का मतलब इसको इस तरह से रोटेट कर दिया, जो 100 इस एक्सिस पे 180 पे रोटेट कर दिया है ना। जब इसे 180 पे रोटेट करेंगे, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये बनेगा CH2OH OH HOH OH H और H CH2OH। इसमें जो पहला कार्बन है वो कौन सा पता है? उसमें ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ये वाले इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं। अल्टा पल्टी कर दिया बस, नोट करिए। सर ये बायोमोलिक्यूल्स कब चालू हुआ था? आज ही चालू है बेटा, क्लास में अनाउंसमेंट किया था सर ने। शुरू से पढ़ लेना, रिकॉर्डिंग आज ही डलवा दूंगा, मैं बोल दूंगा स्पेशल।
हो गया बेटा, डन। अभी नहीं। अल्फा डी ग्लूकोज में फ्रक्टोज में कौन से OH चेक किए बेटा? वही इस कार्बन से जुड़ा हुआ OH, ये वाला तो ये वाला, अपोजिट होंगे तो अल्फा, इधर ये वाला और ये वाला सेम साइड होंगे तो बीटा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना आया? ये घर पे जरूर बनाएंगे अपने आप, ये बना लेंगे तो फिर आपका आधा बायोमोलिक्यूल खत्म हो जाएगा। जो ये ओ पर लोन पेयर है, ये आखिरी वाला ही अटैक करेगा हमेशा? हाँ, हमेशा यही अटैक करेगा 5 नंबर वाला। मतलब क्यों वही करता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है? एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दूंगा इसके, जब मैं स्ट्रक्चर बना लूंगा उसके बाद एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बताऊंगा ओके। कि कैसे मालूम पड़ा कि यही करता है। डन। चलो, ये दोनों मोनोसैकेराइड्स अपने कोर्स में थे, इसलिए मैंने इनके स्ट्रक्चर आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे किसकी? डायसैकेराइड्स की। यहाँ पे देखो, क्या इसके अंदर आपको हेमी एसिडल दिख रहा है? क्या इसमें आपको हेमी एसिडल दिखाई दे रहा है? तो जिसमें भी हेमी एसिटल दिखाई देगा ना, जिस शुगर में भी, वो शुगर जो होगा वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो फाइलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखो, इसके अंदर हेमी एसिटल है। कहाँ है हेमी एसिटल? मैं इस कार्बन के साथ, देखो ये OR और ये OH, और इस कार्बन के साथ ये OR और ये OH। हेमी एसिटल या एसिटल वाले कार्बन, हेमी एसिटल या एसिटल वाले कार्बन का कन्फिगरेशन यदि डिफरेंट होता है तो उनको हम एनोमर कहते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज, इन दोनों में, अरे इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में सिर्फ यही अंतर है कि ये हेमी एसिटल वाले का कन्फिगरेशन चेंज है, तो इनको हम एनोमर्स कहते हैं। यदि हेमी एसिटल या एसिटल वाले कार्बन का कन्फिगरेशन, मतलब ऐसे कार्बन का कन्फिगरेशन डिफरेंट है जो 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो उनको हम एनोमर कहते हैं। बाकी सभी का कन्फिगरेशन सेम होना चाहिए, पर सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक या एपीमेरिक कार्बन का कन्फिगरेशन चेंज है तो उसको हम एनोमर कहते हैं। फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक, मतलब सिर्फ और सिर्फ एसिटल और हेमी एसिटल वाले कार्बन का कन्फिगरेशन चेंज है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनोमर बोलते हैं। तो ये अल्फा और बीटा ग्लूकोज जो है ये भी एनोमर है, और अल्फा और बीटा फ्रक्टोज जो है
ये भी क्या है, एनोमर है। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा अपने आप। अब मैं डायसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स बताता हूँ, बशर्ते ये स्ट्रक्चर्स आप आज ही जाके करेंगे। ये यदि आज नहीं बनाया तो ये चला जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। डायसैकेराइड्स, हाँ ओनली एसिटल या हेमी एसिटल, एसिटल या हेमी एसिटल का कंफ्यूजन नहीं होगा, तभी उसको मैं बोलूंगा। नेक्स्ट वन इज एक मिनट, डायसैकेराइड्स। चलिए पहला सुक्रोज, देखो सुक्रोज में, अब सुक्रोज जो होता है ना, ये डायसैकेराइड क्यों कहलाता है, क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस यदि हम करते हैं तो हमें 2 मोनोसैकेराइड्स मिलता है। तो सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं ना तो हमें अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अब यदि हम इसमें बात करें तो क्या होता है, लिंकेज क्या होता है, वैसे इसके अंदर जो लिंकेज मिलता है वो डी ग्लूकोज का C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, इतना याद रहना चाहिए, और C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। अब स्ट्रक्चर देखना कैसे बनाएंगे। यदि हम C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें तो बेटा ग्लूकोज बनाओ, पहले ग्लूकोज हमें अल्फा बनाना है, तो अल्फा बनाना है तो हमें OH को नीचे रखना पड़ेगा, H OH H OH OH H H OH, और अब इसमें पहला नंबर कार्बन कौन है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। अब हमें बीटा डी फ्रक्टोज बनाना है और इसका C2 कार्बन लेना है। देखो बीटा डी फ्रक्टोज यदि हम बनाएंगे तो वो ये बनेगा, तो OH CH2OH OH H H OH और CH2OH और H। अब दिक्कत ये है, इसका ये पहला कार्बन है, दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। अब इसका पहला कार्बन इस साइड है और इसका पहला कार्बन इस साइड है, तो इसको हम जोड़ेंगे कैसे, तो मैं इसको पलट लूंगा, इसको पलटूंगा तो ये कैसा बनेगा, मैं इसको पलटेंगे तो जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। ये दूसरा कार्बन है ना, इसमें CH2OH नीचे था तो ये अब कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और इधर OH नीचे। ये जो तीसरा कार्बन था इसमें OH ऊपर था तो ये उल्टा हो जाएगा,
ये OH ऊपर आ जाएगा, ये H नीचे, HCH2OH पलट दिया, ठीक है ना, ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये हट गया, ये पहला कार्बन इसका, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, इधर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, पलटा है तो इसलिए ऐसा है। अब यहाँ से H और OH हटा दिए तो बेटा क्या बनेगा, HOH हटा दिया तो O, यहाँ पे तो सिर्फ H बचा, ये CH2OH बचा, बाकी सब सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है, H OH OH H H OH CH2OH H, इधर H CH2OH OH H H OH, अरे बोलो, तो ये बना। अब आप एक क्वेश्चन का जवाब दो मेरे, क्या इस स्ट्रक्चर में, सुक्रोज के स्ट्रक्चर में कहीं आपको हेमी एसिटल दिखाई दे रहा है, सुक्रोज, क्या कहीं आपको हेमी एसिटल दिखाई दे रहा है? नो, ये यस नॉन सर। रिड्यूसिंग शुगर है, इसमें कोई हेमी एसिटल नहीं है, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। देखो, यदि हम इस वाले लिंकेज की बात करते हैं तो इस पे ये भी O के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है और ये भी O के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी O के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है और इधर भी O के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है। हेमी एसिडल होने के लिए O के साथ H और O के साथ कार्बन जुड़ा होना चाहिए। एक भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसपे OH और OR दोनों प्रेजेंट हो, तो देयर इज नो हेमी एसिडल, और हेमी एसिडल नहीं है तो डेफिनेटली ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। नोट करो, देखा, यदि ग्लूकोज फ्रक्टोज याद होगा तो आप सुक्रोज भी बना पाएंगे, आप माल्टोज भी बना पाएंगे, आप लैक्टोज भी बना पाओगे। और उसके लिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद सुक्रोज बनाने में तो कुछ है ही नहीं, हमें लिंकेज यदि पता है तो हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर बना देंगे। बट सर ये फिगर एसिटल है सर, हैं? एसिटल है सर ये फिगर। एसिटल है पर हेमी एसिटल नहीं है। एसिटल होगा तो ओके सर। एसिटल जो होगा वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितने भी ये फैलिंग होता है, टॉलरेंस होता है, ये सब बेसिक मीडियम होता है, और बेसिक मीडियम में एसिटल की हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होती है। हेमी एसिटल की हाइड्रोलिसिस हो जाती है पर एसिटल की हाइड्रोलिसिस नहीं होती। हो जाए डन लिखना भाई।
चलिए, तो बेटा ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? सुक्रोज का। नेक्स्ट वन इज माल्टोज। माल्टोज में जो लिंकेज होता है वो एक ग्लूकोज का C1 होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, और दूसरे ग्लूकोज यूनिट का C4 होता है। तो C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें तो दोनों यूनिट ही ग्लूकोज की है, इससे आसान तो स्ट्रक्चर ही नहीं है कोई। देखो HOH HOH OHH HOH CH2OHH प्लस दूसरा भी अल्फा ग्लूकोज ही है। इसमें कुछ रोटेशन करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है रोटेशन करने की जरूरत? ये C1 और C4 ऑलरेडी एक साइड आएंगे, तो इसमें हमें कुछ रोटेट करने की जरूरत नहीं है। HOH OHH HOH OHH HOH और CH2OHH। देखो इसमें यदि हम नंबरिंग करें तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब ये पहला और ये चौथा एक ही साइड आ रहा है ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, क्या बनेगा? समय मिलेगा ये HO HO। बाकी सब वैसे ही हो जाएगा। HOH OH HOH CH2OH HOH OHH CH2OHH। अब आप मेरे को ये जवाब दो कि इस स्ट्रक्चर में जो ये हमने माल्टोज बनाया है, क्या माल्टोज में हेमी एसिटल दिखाई दे रहा है? क्या माल्टोज में हेमी एसिटल दिखाई दे रहा है? यस, दिखाई दे रहा है। यस सर, यस सर। कहाँ दिखाई दे रहा है? मैं ये रहा, कॉर्नर, राइट कॉर्नर। तो यहाँ पर ये हेमी एसिटल है, और हेमी एसिटल होगा तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। नेक्स्ट। सर एसिटल में भी वो रिड्यूसिंग हुआ क्या? नहीं, एसिटल में नॉन रिड्यूसिंग। यदि एक भी हेमी एसिटल नहीं हुआ, एसिटल से मतलब ही नहीं है, यदि एक भी हेमी एसिटल नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। हेमी एसिटल है तभी वो रिड्यूसिंग है, अदरवाइज वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। नेक्स्ट वन, अगला होता है लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज भी डाइसैकेराइड होता है, पर इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलते हैं। क्या मिलता है इसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज का पहला कार्बन और गैलेक्टोज का फोर्थ कार्बन। तो इसमें C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और C4 ऑफ अल्फा डी गैलेक्टोज। C1 ऑफ नहीं,
बीटा डी, इसमें गैलेक्टोज पहले आता है, ग्लूकोज बाद में आता है। C1 of beta D galactose और C4 of beta D glucose। अब ध्यान दो कैसे बनेगा। गैलेक्टोज जो होता है ना, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या अंतर होता है? चौथे कार्बन का कन्फिगरेशन अलग अलग होता है। बीटा बनवा रहा है तो OH ऊपर, H नीचे, H OH OH H CH2OH H। ध्यान देना, अब ये OH ऊपर हो जाता है। ग्लूकोज में देखो ये OH नीचे होता है, पर इसमें ये OH ऊपर होता है, तो इसको बोलते हैं हम गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में यही अंतर होता है। ग्लूकोज में मतलब ये C4 एपीमर होते हैं। C4 एपीमर का मतलब चौथे कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो दोनों में डिफरेंट होता है। ग्लूकोज में चौथे कार्बन में OH नीचे आता है, गैलेक्टोज में चौथे कार्बन में OH ऊपर आता है, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही रहता है। अब हमें क्या लिखना है? बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज लिखेंगे तो बेटा ऐसे लिखेंगे, बीटा OH H H OH H OH ना, OH H यहाँ पर H OH और यहाँ पर CH2OH H, so it is glucose बीटा, it is बीटा गैलेक्टोज। अब बीटा गैलेक्टोज कैसे पहचानना है? पहचाना आपने? ये OH और ये CH2OH एक साइड है इसलिए बीटा बोलना है, ये OH ये CH2OH एक साइड है इसलिए बीटा बोलना है। अब इसका पहला कार्बन ये है, पहला, दूसरा, इसका पहला कार्बन ये है। कौन सा लिंकेज है? गैलेक्टोज का पहला और इसका दूसरा, तो इसका मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H। यदि हम इसको निकाल देंगे तो बेटा क्या बनेगा? मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, इसको हम निकाल दिया तो हमें क्या मिला? हमें ये मिल गया, ये ना HOH निकल गया। तो बेटा इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? लैक्टोज। क्या लैक्टोज में आपको हेमी दिखाई दे रहा है? यस, ये है हेमी एसिडल। ये भी एक कैसी शुगर होती है? रिड्यूसिंग शुगर। कैसी शुगर? रिड्यूसिंग शुगर। नोट करिए। तो हेमी एसिटल दिखाई दे जाएगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा।
C1 ऑफ BD के बाद क्या है इन लैक्टोज? बीटा डी ग्लूकोज लैक्टोज में C1 ऑफ BD गैलेक्टोज। एसिटल जिसमें 2 OR हों। डन। चलो सर वेट, हो गया सर। हो गया। चलो अब हम्म। शीट से पढ़ लेते हैं। ये स्ट्रक्चर्स मैंने अलग से बता दिए हैं, जब शीट पढ़ोगे तो ये स्ट्रक्चर बीच में आएंगे। अब मैं उधर नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये सब मैंने इसलिए एक साथ पढ़ा दिए हैं पहले से। बायोमॉलिक्यूल्स की शीट मैं बोलता जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत आज पढ़ा दे रहा हूँ, फिर कल पढ़ाऊंगा। तो बायोमॉलिक्यूल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कार्बोहाइड्रेट्स। लिखता भी जाता हूँ मैं थोड़ा बहुत। कार्बोहाइड्रेट्स नाम से ही मालूम पड़ रहा है, इन्हें बोलते हैं हम कार्बन के हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्यों? नाम से तो यही आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो जनरल फॉर्मूला आता है ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट का वही आता है। मतलब इनके अंदर वाटर उसी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है जो प्रोपोर्शन वाटर के अंदर होता है। इसलिए हम इसको कार्बन के हाइड्रेट बोल देते हैं। पर बहुत से ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी हैं जिनमें ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होता है, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो फिर रियल डेफिनेशन क्या आएगी कार्बोहाइड्रेट्स की?
जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सर, ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। अब देखो समझाता हूँ मैं आपको, ये ग्लूकोज था, कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या स्ट्रक्चर आया इसका, ये आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है और इसके साथ साथ देखो कितने सारे हाइड्रोक्सी हैं, 1 2 3 4 5, तो ये ग्लूकोज, इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसकी बात करें, फ्रक्टोज ले लो, आप इसे देखो OH H H OH H OH CH2OH, सेट इज फ्रक्टोज। ये क्या है, सेट इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो इसमें कीटोन ग्रुप है ये, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये अपनी अपनी एसिटल और हेमी एसिटल फॉर्म में भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो मोनोमेरिक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स कैन आल्सो एग्जिस्ट इन हेमी एसिटल एंड एसिटल फॉर्म इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स आर कायरल एंड ऑप्टिकल एक्टिव। ये ज़्यादातर कायरल और ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता है जो कायरल नहीं होता, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ध्यान दो, यदि इधर मैं 3 कर दूं तो इसको मैं एसीटोन बोलता हूँ, पर हमने क्या किया, एक एक एच हटा के यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, तो इसको बोलते हैं 1,3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसमें एक भी कार्बन कायरल नहीं है, तो ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ये कायरल नहीं होता। ऑल नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स हैव डी कन्फिगरेशन। जितने भी नेचुरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारी बॉडी में मिलते हैं, उन सब का कन्फिगरेशन जो होता है वो डी होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एक हम करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट के बेसिस पर, नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। सुनते जाओ, बहुत सिंपल है। एक होता है मोनोसैकेराइड्स, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सर ये सब हमको नोट डाउन करना है सर? नहीं, नोट डाउन नहीं करना, शीट में लिखा हुआ, शीट पढ़ लेना। ओके सर। एक होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। ये जो हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट होता है, इनमें पहला होता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, जिनकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ही ना हो, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं मोनोसैकेराइड्स। सुक्रोज है, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है, तो कितने मोनोसैकेराइड मिलना है, 2, इसलिए उसको बोला हमने डाइसैकेराइड। किसी कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस करने पर यदि 3 मोनोसैकेराइड मिले तो उसको ट्राइसैकेराइड, ऐसी टेट्रासैकेराइड, ऐसी पेंटासैकेराइड, मतलब हाइड्रोलाइज करने के बाद कितनी यूनिट मिलनी है, इस बेसिस पे हमने इसे डिसाइड किया। तो मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज फ्रक्टोज, मतलब जो हाइड्रोलाइज ना हो पाए, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज एलोस, ये सब हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। ओलिगोसैकेराइड्स दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड्स। एक हो गया मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड्स मिल सकते हैं, मतलब डाइसैकेराइड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ये सब ओलिगोसैकेराइड में आते हैं। और यदि हम किसी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज कराएं और हमें 10 से ज्यादा यूनिट मिले तो वो आता है पॉलीसैकेराइड में। किसमें आता है बेटा, पॉलीसैकेराइड। तो एक हो गया मोनोसैकेराइड, एक हो गया डाइसैकेराइड, और एक हो गया क्या, एक हो गया मोनोसैकेराइड, एक हो गया ओलिगोसैकेराइड, और एक हो गया पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जिसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ना हो, ओलिगोसैकेराइड जिनका हाइड्रोलिसिस कराने पे हमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड मिलते हैं, और पॉलीसैकेराइड जिसपे 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये एक तरीका। दूसरा तरीका है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर इसको बोलते हैं हम एल्डोज और इसको बोलते हैं हम कीटोज।
तो जिन कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको एल्डोस बोलते हैं, और जिन कार्बोहाइड्रेट में कीटोन ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कीटोस। ठीक है। अब तीसरा क्लासिफिकेशन है कार्बन के बेसिस पर। कार्बन के बेसिस पर हम कैसे करेंगे? हम देखो, मैंने लिखा आपको एल्डो ट्रायोस, बताओ क्या मतलब होगा इसका? एल्डिहाइड ग्रुप 3 कार्बन के साथ, ये जो देख रहे हैं ना आप, इट इज कीटो ट्रायोस। क्यों है ये कीटो ट्रायोस? 3 कार्बन है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटो। ये क्या है सर? इट इज एल्डोहेक्सोस। क्यों है ये एल्डोहेक्सोस? 6 कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप है, इट इज कीटो हेक्सोस। ये क्या है? कीटो हेक्सोस। तो एल्डो ट्रायोस, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस, एल्डो हेप्टोस, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर। 6 कार्बन है तो हेक्सोस आ जाएगा, कीटोन के साथ है 6 कार्बन तो कीटो हेक्सोस आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन इन मोनोसैकेराइड्स आर जनरली, मोनोसैकेराइड में 3 से लेके 7 तक कार्बन एटम होता है जनरली। सिंपलेस्ट एल्डोस जो होता है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, जो हमने पढ़ा हुआ है, और सिंपलेस्ट कीटोस जो होता है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है, जो मैंने ये लिखा हुआ है। मोस्ट नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं, जो दुनिया में मोस्ट नेचुरली अकरिंग है, एक पेंटोसिस में, पेंटोसिस में डी राइबोस और डी ऑक्सी राइबोस होता है। डी राइबोस जो होता है ये आरएनए में मिलता है, और डी ऑक्सी राइबोस जो होता है ये डीएनए में मिलता है। तो ये पेंटोसिस में सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं, और हेक्सोसिस में सबसे ज्यादा ग्लूकोज, मैनोज, एलोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब मोस्ट नेचुरली अकरिंग हेक्सोसिस हैं, जो आसानी से मिल जाते हैं नेचुरली। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, एल्डोसिस की। देखो, यदि मैं ये ले लूं, ध्यान से देखना, ये होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। कौन सा ग्लिसरॉल्डिहाइड है ये? डी या एल? तो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ये 3 कार्बन का है। यदि मैं इससे 4 कार्बन का बनाऊं तो 2 पॉसिबिलिटी है। क्या? एक ये बन सकता है HOH, HOH, CH2OH, और एक ये बन सकता है CHO, OHH, HOH, CH2OH। क्या किया मैं? देखो, ये नीचे वाला पोर्शन है ना, ये वाला इधर ये है, इसको चेंज नहीं किया। ये यदि इसको चेंज कर देंगे तो ये डी नहीं रहेगा, इट बिकम्स है। इसको चेंज नहीं किया है हमने, एक कायरल सेंटर बढ़ाया, तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक बार राइट में आ सकता है, एक बार लेफ्ट में आ सकता है। इससे फिर हम कायरल कार्बन बढ़ाएंगे तो फिर 2 बनेंगे, इससे बढ़ाएंगे इससे भी 2 बनेंगे। तो देखो, 3 कार्बन है तो 2 पॉसिबिलिटी, एक डी और एल। इधर बढ़ेगा, 4 करेंगे तो इधर से 2, इधर बढ़ेगा तो ये कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और इनको बढ़ाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 8। तो 6 कार्बन में इधर कितने कार्बन है? 4। इधर कितने कार्बन है? 5। इधर कितने कार्बन है? 3। यदि हम 6 कार्बन के बनाएंगे तो हमें कितने मिलेंगे? 8 डी मिलेंगे। 6 कार्बन में यदि 8 डी मिलेंगे तो हमें 8 एल भी मिलेंगे। तो ओवरऑल आइसोमर कितने हो जाएंगे 6 कार्बन के? 16। एक तरीका ये। दूसरा तरीका अपना ग्लूकोज लिखो। ग्लूकोज ये होता है, ग्लूकोज क्यों लिखो? यदि हमारे पास 1, 2, 3, 4 और ये 5, कायरल सेंटर कितना है? 1, 2, 3, 4। ये एंड अलग है, ये एंड अलग है। तो जब टर्मिनल डिफरेंट होते हैं तो 2 की पावर n लगता है। 2 की पावर 4 करोगे तो कितने आइसोमर आएंगे? 16। तो यदि L2 हेक्सोस हम लेंगे, मतलब एल्डिहाइड के साथ 6 कार्बन, तो उसमें 4 कायरल सेंटर है, इसके कितने आइसोमर बनेंगे? 16। 16 में बेटा 8 होंगे डी आइसोमर और 8 होंगे क्या? एल आइसोमर। तो जब हम L2 हेक्सोस लेते हैं तो हमें 16 आइसोमर मिलते हैं। इसमें से 8 डी होते हैं और 8 क्या होते हैं? एल। ये जो 8 डी होंगे और ये 8 एल होंगे, ये आपस में एनंशियोमर्स होंगे, तो हमें 8 पेयर्स ऑफ एनंशियोमर मिलते हैं। 8 पेयर ऑफ एनंशियोमर्स।
तो इन 16 में ये 8 के 8 NH में। अब ये मत सोचना कि जो मैं डी बना रहा हूँ ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे, नहीं। कैपिटल डी का स्मॉल डी से कोई लेना देना नहीं है। ये डेक्स्ट्रो भी हो सकता है और ये लीवो भी हो सकता है। तो कैपिटल डी हैज नो रिलेशन विद स्मॉल डी। हाँ, पर ये दिक्कत, ये कंफर्म है कि यदि ये डेक्स्ट्रो हुआ तो ये डेफिनेटली लीवो होगा, और यदि ये लीवो हुए तो डेफिनेटली ये क्या होंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे। ठीक है। इसके बाद शीट में इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखे हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाद एनोमर लिखा हुआ है। एनोमर मैं आपको समझा ही चुका हूँ, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। एनोमर्स ऐसे डायस्ट्रीमर्स होते हैं जिनमें जो कन्फिगुरेशन में विद सिर्फ और सिर्फ एसिटल और हेमी एसिटल कार्बन पर डिफर होते हैं। एनोमर्स आर डायस्ट्रीमर्स that differ in configuration at the acetal or hemiacetal carbon of sugar. तो अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज ये एनोमर है, अल्फा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज ये एनोमर है। एक होता है एपीमर। एपीमर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, वैसे तो मैंने एक बार बोल दिया, एक बार और देख लो। मैंने ये लिखा, बेटा ये है ग्लूकोज। इसमें मैं अल्फा और बीटा नहीं ले सकता हूँ, इसमें मैं ये लिख सकता हूँ कि ये डी ग्लूकोज है। अल्फा और बीटा तब डिफाइन करते हैं जब वो साइक्लिक होता है ना। और ये है गैलेक्टोज। क्या अंतर है दोनों में? सब कुछ सेम है, पर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो इधर गड़बड़ कर गया मुझ, चौथे कार्बन का कन्फिग्रेशन डिफरेंट रहता है। तो ये OH, ये H, ये H, ये OH, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में ये अंतर है कि चौथे कार्बन का कन्फिग्रेशन डिफरेंट है। इधर चौथा कार्बन राइट में है, इधर चौथा कार्बन लेफ्ट में है। तो इसको हम बोलते हैं C4 एपीमर। तो एनोमेरिक कार्बन को छोड़ के यदि किसी और कार्बन का कन्फिग्रेशन डिफरेंट है तो डेफिनेटली वो एपीमर कहलाएगा। पर एक ही कार्बन का कन्फिग्रेशन डिफरेंट होना चाहिए। यदि दो कार्बन का कन्फिग्रेशन डिफरेंट हो जाएगा तो फिर उसको हम एपीमर नहीं बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर देखो, ये इसमें चौथे का डिफरेंट है इसलिए C4 बोल रहे हैं, दूसरे का डिफरेंट होता है तो उसको C2 बोल देते हैं, तीसरे का डिफरेंट होता है तो C3 बोल देते हैं, एंड सो ऑन। एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जो टॉलरेंस फैलिंग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करती हैं, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर इनको रिड्यूस नहीं करती है। क्या पहचानने का तरीका है? रिड्यूसिंग शुगर में क्या मिलेगा हमें? हेमी एसिटल डेफिनेटली मिलेगा, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हमें हेमी एसिटल नहीं मिलेगा। हेमी एसिटल की क्या मिलेगा? एसिटल मिलेगा। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में शुक्रोज आता है, और जितने भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। अगर C1 एंड अदर कार्बन, बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, उसको फिर एनोमर एपीमर दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है ना। एपीमर तभी, एपीमर देखो ना, एनोमर देखो ना, ग्लूकोज के पॉसिबल है, ग्लूकोज का ही अल्फा है और ग्लूकोज का ही बीटा है। तो एनोमर जो होता है ना वो एक ही कंपाउंड के होते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए हेमी एसिटल होना जरूरी है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हेमी एसिटल ग्रुप एब्सेंट होना क्या है? जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना। ये मैंने शीट में मोनोसेकेराइड हेडिंग डल रही है, ग्लूकोज उससे पहले तक पढ़ा दिया है, और स्ट्रक्चर तो मैंने पूरे ही कंप्लीट करा दिए हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सर रिकॉर्डिंग कौन सा क्या है? नेक्स्ट क्लास में आपकी ऑफलाइन वालों के साथ ही ले लूंगा।
नहीं, इस वीक अब कोई और एक्स्ट्रा नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास मैं ऑफलाइन के साथ ले लूंगा, तो यदि ऑफलाइन की कल परसों में क्लास हो ओसी की तो उधर ही ज्वाइन कर लेना, मैं आईडी भेज दूंगा आपको, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा ही हो जाएगी, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग में आज डलवा दूंगा। शीट ऑनलाइन में भी नहीं मिली है तुम्हें? सॉफ्ट कॉपी तो मिल गई होगी ना शीट की? सर शीट का पीडीएफ दे देना। पीडीएफ किसी ने डाला हुआ है या शायद बायोमॉलिक्यूल्स का, देखूंगा मैं, यदि मुझे मिल जाएगा तो मैं भेज दूँ। ओके सर। क्या डेट है आज? एनसीईआरटी नेक्स्ट वीक में एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे।